नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जीएस पेपर 1 जो मेंस हुआ था बीपीएससी 67, उसका जीएस पेपर 1 का एनालिसिस हम लोग कर चुके थे। जीएस पेपर 2 का एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया तो सॉरी कि वीडियो लाने में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपके पास मेरा ही पेपर है, ये उसी का फोटो खींचा हुआ है और उसी से हम लोग इस एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस में जो जैसा आपका पेपर 1 में था सेम टू सेम वही इंस्ट्रक्शन है। 3 सेक्शन है टोटल, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन बनाने हैं और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिससे 2 क्वेश्चन बनाने हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपका पॉलिटी होता है। इसके अलावा सेकेंड सेक्शन जो होता है उसमें आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी होता है और थर्ड सेक्शन जो होता है इसमें वो होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरिन लेजिस्लेचर। सोवरिन लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, यानी कि स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, इट हैज वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर। मतलब इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन असीमित शक्तियां नहीं है। इस स्टेटमेंट पर कमेंट करना है और हाईलाइट करना है एज टू व्हाई द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद इट्स ब्रिटिश काउंटर पार्ट। तो ब्रिटिश काउंटर पार्ट जो है, ब्रिटिश संसद जो है, उससे भारत के संसद की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है। और भारतीय संसद के पास शक्तियां तो विशाल है लेकिन असीम नहीं है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, स्वायत्त नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्वायत्तता का क्या मतलब होता है कि कोई भी रुकावट ना हो, मतलब संसद जो कानून बना दे वही सर्वोपरि हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ संसद सर्वोपरि नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोपरि है और संविधान के 3 पार्ट हैं। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहां पर जो संसद कानून बनाती है उसके ऊपर न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू का भी सिस्टम है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से या फिर पीआईएल्स के माध्यम से, जैसे आप देख सकते हैं कृषि कानून आए थे, उनके खिलाफ न्यायपालिका में लोग गए। हर एक जो कानून बनता है उसके खिलाफ, चाहे वो सीएए का कानून आया हो या फिर कृषि कानून आया हो, सबके खिलाफ न्यायपालिका में लोग गए और वहां पर कभी न्यायपालिका ने स्टे लगाया, कभी उसको मंजूरी दी। जैसे अभी आधार कार्ड पर मंजूरी दी है, ईडब्ल्यूएस का जो फैसला हुआ था आरक्षण का, उस पर मंजूरी दी है ना। तो यहां पर यह नहीं कह सकते हैं कि स्वायत्त है, मतलब इसी की शक्ति सर्वोपरि है, इसके ऊपर जुडिशरी भी है। हालांकि जुडिशरी और लेजिस्लेचर में टकराव होता रहता है। जुडिशरी अगर लेजिस्लेचर का फैसला बदल देती है तो लेजिस्लेचर भी अध्यादेश ला करके या फिर नया कानून बना करके जुडिशरी के फैसले को पलटती रही है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है शाहबानो केस में, राजीव गांधी के समय में ऐसा हुआ था, है ना। तो ये जो है आपका फर्स्ट में उदाहरण के साथ, आप 3-4 उदाहरणों के साथ आप इसको लिख सकते थे। अब है कि इसकी शक्तियां विशाल तो हैं लेकिन असीमित शक्तियां नहीं हैं। असीमित शक्तियां कैसे नहीं हैं, यह आप बहुत सारे उदाहरणों के जरिए दे सकते हैं। जैसे संसद यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है, कोई कानून बना करके या फिर कोई नियम बना करके, तो मौलिक अधिकारों की संरक्षक जुडिशरी होती है और जुडिशरी के पास हम लोग जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और फिर जुडिशरी हमारी बातों को सुनती है और उस पर फैसला देती है। ठीक है, तो शक्तियां जो है असीमित नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बहुत सारे उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है टिप्पणी कीजिए। ये आप अगर ब्रिटिश संसद से तुलना करना चाहते हैं तो ब्रिटिश संसद के बारे में यदि आपको जानकारी है तो वहां से आप तुलना करते हुए इसका आंसर आसानी से लिख सकते थे। हालांकि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा था क्योंकि ब्रिटिश संसद के बारे में मैंने नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन फ्यूचर। मतलब बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। यह क्वेश्चन मैंने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा था। इसके भी 2-3 पार्ट है। पहला तो यह है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देना था। ठीक है, तो सबसे पहला जो उदाहरण है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच का है, सबसे पहला उदाहरण आप दे सकते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। जी हां, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के बिहार और केंद्र सरकार में लगातार चलता रहता है, मुठभेड़ चलता रहता है एक तरह से।
ठीक है, तो उसका उदाहरण मैंने दिया था। इसके अलावा जो आपका वित्त आयोग है, जो 15वां वित्त आयोग है, उसकी जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार भी केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आप लिख सकते हैं कि जो राज्यों को वितरण किया जाता है राजस्व का, उसमें भी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि जो जीएसटी से नुकसान हुआ था राज्यों को ऐसी अपेक्षा थी कि 15वां वित्त आयोग उसकी भरपाई करने में कुछ मदद करेगा, लेकिन नहीं कर पाया। तो बिहार और केंद्र सरकार के बीच में इसको लेकर भी तनाव होता रहता है। इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं लेटेस्ट मुद्दा जो है आपका जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना बिहार सरकार खुद करवा रही है, केंद्र सरकार नहीं करवा रही है। क्यों? जबकि केंद्र सरकार के पास भी प्रस्ताव गया था। तो इस मामले में भी केंद्र और राज्य के बीच में टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, तो 3-4 उदाहरण के साथ जो है मैंने इसको लिखा था। ये पहला पॉइंट जो था उसको लिखा था, और केंद्र राज्य के संबंधों के बीच में जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे आर्थिक टकराव होते हैं, फिर आपका सामाजिक टकराव होते हैं, राजनीतिक टकराव होते हैं, तो यह सब भी मैंने लिखा था। कई बार ऐसा होता है राजनीति के कारण, अगर सेंटर और स्टेट में दोनों में एक ही दल की सरकार हो तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है व्यवहारिक तौर पर। ठीक है, हालांकि सैद्धांतिक तौर पर नहीं दिया जाता, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो इस मामले में भी आप लिख सकते हैं कि जब बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट थी और केंद्र में भी एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन जब से एनडीए से रिश्ता तोड़ा है नीतीश कुमार जी ने, तब से थोड़ा बहुत खटपट जो है वो देखने को मिलता आ रहा है। तो इस तरीके से आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में लिख सकते थे। अब इसको सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है, इसके बारे में भी आप दे सकते थे कि अगर केंद्र और राज्य दोनों आपस में मिल बैठ करके किसी साझा मुद्दे पर बात करें और उस पर एक साझा निर्णय तक पहुंचे और दोनों का फायदा हो और दोनों मिलकर के जनता की सोचे, तब रचनात्मक रूप से इस समस्या को हल किया जा सकता है। बिहार जो है वो बिहार राज्य के लिए आप कह सकते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा न मांगने के बजाय यदि केंद्र सरकार से सहयोग मांगे और अपने रिसोर्सेज का रचनात्मक रूप से उपयोग करे और केंद्र सरकार उसमें सहायता करे, तो बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। न कि केंद्र, यदि टकराव का मुद्दा है विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना, तो उस पर बार बार जिद करना सही नहीं है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंट्स बना करके इसको भी लिख सकते थे। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक क्वेश्चन को डील करने जाए तो। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो उत्पत्ति हुआ था वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में बताना है। डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी। मतलब भारतीय एकता और जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या क्षेत्रीय पार्टियां जरूरी हैं, क्या क्षेत्रीय पार्टियां इसमें योगदान कर सकती हैं। तो दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा है गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। मतलब अपना जो आप आंसर लिख रहे हैं कि हाँ सपोर्ट कर सकती हैं, नहीं सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, तो दोनों की पक्ष में या फिर विपक्ष में अपने आंसर में आपको तर्क देना है। ठीक है, तो इसको भी मैंने लिखा था। रीजनल पार्टीज का इमरजेंस कब हुआ, देखिए 1975 तक एक तरह से आप देख सकते हैं। आजादी के बाद 1975 तक, जब तक इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब तक कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा था, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य हो। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे करके रीजनल पार्टियां आने लगी। कब? जेपी के आंदोलन के बाद। चूंकि इसका भी पृष्ठभूमि बिहार से ही है, तो जेपी आंदोलन पर मैंने विशेष फोकस दिया था क्योंकि बिहार का एग्जाम हम लिख रहे थे। तो जेपी आंदोलन के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टी बनी, चाहे वो आप कह सकते हैं यूपी में मुलायम सिंह यादव की सपा हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर बिहार में जदयू हो, जनता दल यूनाइटेड हो, या फिर रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा हो, या फिर बीजेपी भी जो है उसके बाद ही अब एक तरह से सत्ता में अस्तित्व में आने लगी थी धीरे धीरे। हालांकि सीट बहुत कम मिली थी। तो जनता पार्टी का जब सरकार बना उसके बाद जो है क्षेत्रीय पार्टियों का आगमन आना शुरू हुआ, और उसके बाद गठबंधन की सरकारें केंद्र में भी बननी शुरू हुई और राज्यों में भी बननी शुरू हो गई। और आज तो महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर रीजनल पार्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। जैसे आप बिहार को भी देख सकते हैं, बिहार में भी जदयू जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। राजद को भी एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टी ही है क्योंकि बिहार में ही सीमित है, बाकी तो कहीं है नहीं। इसके अलावा आपका कुशवाहा जी की पार्टी है या फिर लोजपा है, ये सब जो है क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है
केंद्र जो आपका राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उसका भी महत्व कम कर देती है बिहार में। इसके अलावा आप वहां पर भी देख सकते हैं, यूपी में भी देख सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी जो है आपकी मायावती जी की पार्टी हो या फिर आपका अखिलेश यादव का पार्टी हो, दोनों ही कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर पर गिनी जाती है लेकिन एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी ही है, और उस पार्टी की सरकार लगातार बन रही है पश्चिम बंगाल में, है ना। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी देख सकते हैं आप कि साउथ में खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही सत्ता में आसीन होती रही हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व साउथ में बहुत ही ज्यादा कम रहा है, या तो कांग्रेस का महत्व रहा है या फिर बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं रही है, जो कि आज के डेट में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज का किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ वो हम लिख सकते थे। इसके अलावा रीजनल एस्पिरेशंस को आगे रखने में किस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियां भूमिका निभाती हैं, तो अच्छा इसके उत्पत्ति के बारे में भी और भी लिख सकते हैं कि उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे जाति से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, धर्म से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, किसी खास वर्ग के डेवलपमेंट से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, छात्रों को लेकर के बहुत सारी पार्टीज बनती हैं, या फिर व्यापारी वर्ग को लेकर के बहुत सारी पार्टी बनती हैं, जातियों जैसे कुशवाहा जी की जो पार्टी है वो जाति को लेकर के बनी हुई है, राजद भी जो है वो अपने आप को मुस्लिम और यादव लोगों का पार्टी कहते हैं राजद जो है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्म जाति के नाम पर बहुत सारी पार्टियां बन जाती है, वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरी कर सकती है। जैसे किसी खास क्षेत्र विशेष में कोई पार्टी है तो उस क्षेत्र की जनता का उसको समर्थन प्राप्त है, तो उस क्षेत्र की जनता के लिए जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसको पता है कि राजनीति में वो नहीं सक्रिय रह सकता या फिर उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं वो जरूर महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो थोड़ा बहुत आप विपक्ष में भी लिख सकते हैं, मैंने पक्ष में भी लिखा था और विपक्ष में भी लिखा था। विपक्ष में क्या लिखा था कि जाति के आधार पर अगर पार्टियां बनेंगी, धर्म के आधार पर यदि पार्टियां बनेंगी, छोटी छोटी पार्टियों का गठन होगा तो फिर देश जो है उसके यूनिटी को खतरा हो सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी था कि नेशनल यूनिटी को ये बढ़ाती हैं या घटाती हैं, तो ये बढ़ाती कैसे है, संसद में या फिर आपका जो विधानसभा है उसमें अगर क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा होंगी तो अलग अलग वर्ग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, और जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं वो भी संसद में या फिर राजनीति की पृष्ठभूमि में अपना प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, अपना अस्तित्व दिखा सकेंगे, और उनको उनके जो स्वाभिमान है, उनका जो अपना आत्मविश्वास है उसको बल मिलेगा, ठीक है। और इससे जो है यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे का, जैसे संसद में अगर साउथ से भी लोग आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आते हैं, नॉर्थ से भी तो लोग होते ही हैं, तो सब लोग आपस में एक दूसरे की संस्कृति को साझा करेंगे, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज वो अपनाते हैं अपने अपने क्षेत्रों में उसको साझा करेंगे। तो यदि सीखने की इच्छा हो तो वहां पर राष्ट्रीय यूनिटी बढ़ सकती है, देश के हित में फैसला लिया जा सकता है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा, और नेशनल यूनिटी को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोगों का महत्वाकांक्षा अलग अलग होती है, और सबकी महत्वाकांक्षा अगर एक दूसरे से टकरा गई तो नेशनल यूनिटी को खतरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग पॉइंट्स बना करके और इसको भी बहुत ही अच्छे से लिख सकते थे, ठीक है। और उसके बाद एक और है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त हो, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको लिखना है और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यहां पर पीआईएल वगैरह को लेकर के, जैसे पीएन भगवती ने पीआईएल की शुरुआत की थी, यहां से शुरुआत कर सकते हैं आप क्वेश्चन का, ठीक है। और किस प्रकार से न्यायिक सक्रियता ने संविधान, ये आपका न्यायपालिका की शक्ति को बढ़ा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। विभिन्न मामलों का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अभी ताजा उदाहरण जो था आपका ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला तो जो था, उसमें भी न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया था। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू जो है उसके मामले में पीआईएल का बराबर उपयोग किया जाता है। तो ये सब उदाहरण लेकर के मैंने बहुत अच्छे से पहले न्यायिक समीक्षा की परिभाषा दी थी, कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है वो बताया था। इसके अलावा न्यायिक जो आपका सक्रियता है, ये तो संविधान में नहीं दिया हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है अलग से ऐड किया गया, नया फीचर आया है एक तरह से, ये संविधान में नहीं दिया हुआ है लेकिन एक तरह से फीचर डेवलप हो गया है समय के साथ, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे से डिफाइन करके और उसके बाद विभिन्न उदाहरणों के जरिए मैंने समझाया था, ठीक है। आप भी आगे कर सकते हैं, इसको अच्छे से मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आ जाता है खंड 2।
खंड 2 जो है उसमें बिहार के औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत करना था और भारत के औद्योगिक विकास से इसकी तुलना करनी थी। तो डिफरेंट आंकड़ों के जरिए इसको समझाया था मैंने और इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के जो कारण थे उसको इंगित करना था। तो सबसे पहला तो है कि समंदर से दूरी है, समंदर से दूरी है, यातायात की व्यवस्था उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो वायु मार्ग है उसका भी डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा भ्रष्टाचार है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, गरीबी है, अशिक्षा है, ये सब जो समस्या है ये सब औद्योगिक विकास के रास्ते में रुकावट है। उसके अलावा सबसे बड़ी रुकावट ये है कि झारखंड जब 2000 में अलग हो गया उसके बाद बिहार के पास खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। यदि औद्योगिक विकास हो सकता है तो वो कृषि सेक्टर से ही जुड़ा हुआ हो सकता है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर कृषि से संबंधित कोई उद्योग है तो उसी का विस्तार हो सकता है। हालांकि इस तरह से मैंने लिखा था कि हालांकि राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे पहले की हैं जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके, लेकिन फिर भी जितना एक्सपेक्टेड ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से मैंने लिखा था और भारत का जो औद्योगिक ग्रोथ हुआ है कोरोना से पहले हुआ था या फिर कोरोना के बाद जो हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा फोकस करते हुए मैंने लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद है आपका जीविका के बारे में लिखना था। तो जीविका के बारे में जिसको याद हो वही लिख सकता है। महिला सशक्तिकरण का ये औजार है या नहीं ये बताना था, तो इसको मैंने नहीं लिखा था। इसके बाद जो है आपका नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के बारे में लिखना था। ठीक है, इसको मैंने लिखा था कि बिहार का जो रैंक है वो 18 है। 19 बड़े राज्यों में बिहार का जो स्थान है वो 18 है। तो इतने पिछड़ेपन का कारण क्या है कि रैंकिंग बिहार की बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इसके लिए भी बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, गरीबी हो गया, सरकारी उदासीनता हो गई, है ना, आर्थिक स्थिति खराब है, ये हो गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है बिहार में, स्वच्छता पर लोगों का ध्यान नहीं है। ठीक है, तो सरकार का ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट्स में मैंने हर एक पॉइंट को डील किया, समझाया। और उसके बाद है स्टेप टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए, कदम उठाए हैं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। तो ई संजीवनी पोर्टल हो गया या फिर कोविड-19 के दौरान जो है बहुत सारे अस्पताल वगैरह बनाए गए, टेम्प्रोरी अस्पताल वगैरह बनाए गए, या फिर अलग अलग जो काम किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, जैसे एम्स का विस्तार किया जा रहा है, एम्स जो है वो एम्स का विस्तार किया जा रहा है, या फिर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है और उसको सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा बेड वाला वो अस्पताल बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने ये सब उदाहरण देकर के, जो भी लेटेस्ट उदाहरण थे उसके जरिए मैंने समझाया था कि बिहार सरकार क्या क्या उसमें कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में भी मैंने दिया था थोड़ा बहुत। नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक था उसके क्या क्या घटक तत्व होते हैं, क्या क्या उसमें शामिल किया जाता है, ये सब भी मैंने दिया था। ठीक है, इसके अलावा है राइट द नेम ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। बिहार में कौन कौन से मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी दो को पकड़ना था और उसके बारे में बताना था। ठीक है, किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां पे ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो मैंने भूमि संसाधन और जल संसाधन के बारे में बताया था। बिहार का मैप बना करके सारे नदियों का जो आपका मैप है वो दर्शा दिया और नदियों का क्या योगदान हो सकता है बिहार के डेवलपमेंट में ये बताया। और उसके बाद भूमि संसाधन में जलोढ़ मिट्टी हो गया या फिर आपका जो लाल मिट्टी हो गया, किस प्रकार से मिट्टी में फसलें उगाई जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी है और किस प्रकार से उसका उपयोग बिहार के डेवलपमेंट में किया जाता है, ये मैंने बताया। कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो सब स्थान बता दिए और इस प्रकार से इसके आंसर लिखे थे। ठीक है, सेक्शन 3 में जो है आपका यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है और भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो कृषि के विकास में प्रौद्योगिकी की जो भूमिका थी वो आपको कंक्लूजन में लिखना था और उसके अलावा जो है खाद्य सुरक्षा इत्यादि के बारे में लिखना था, भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा के बारे में लिखना था। मतलब खाद्य सुरक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन था तो इसको भी लिखा जा सकता था, हालांकि मैंने नहीं लिखा था। प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमेशा से लिखते आ रहे हैं लोग, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखना है। आसानी से प्रौद्योगिकी किस प्रकार से वरदान है पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में आप लिख सकते थे। वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभिशाप किस तरीके से है, तो जो आपका प्रौद्योगिकी है इसके कारण से बहुत सारे जो वाहन नए नए आ रहे हैं उससे धुआं निकलता है, कारखाने जो डेवलप हो रहे हैं उससे धुआं निकलता है, आपका
जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। अलग अलग तरह के कीटनाशक और बाकी सब चीज़ें यूज की जाती हैं, रसायन यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, ठीक है। और अगर वरदान की बात करें तो यही सब चीज़ें वरदान भी है, ताकि क्योंकि जो ये तकनीक का इस्तेमाल है, इसी कारण से हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो सके हैं। जो आपका टेक्नोलॉजी है उसी के इस्तेमाल से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो डिजिटल इंडिया की सफलता हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। पर्यावरण के बारे में भी अगर बात करें तो सोलर टेक्नोलॉजी है या फिर जो विंड एनर्जी है, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना हो, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम पर्यावरण प्रदूषण से लोगों को बचा रहे हैं। चाहे वो आपका जैव ईंधन हो, उसका इस्तेमाल करके, या जट्रोफा वगैरह जो पेड़ पौधा है उसका इस्तेमाल करके, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम कर पा रहे हैं पेट्रोल में, उसके माध्यम से भी हम पर्यावरण प्रदूषण बचा रहे हैं, मतलब वायु प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिहाज से भारत ने जो स्टेप उठाए हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, वो सब मैंने इसमें लिख करके और अच्छे से आंसर लिखा था। इसके अलावा बिहार में फ्लड के बारे में, बाढ़ प्रभावित राज्य है और यह भी बराबर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकता है प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रौद्योगिकी, ये लिखना था, ये भी आप आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बराबर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, पहले भी पूछा जा चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के जाइए और प्रौद्योगिकी का क्या इस्तेमाल हो सकता है और इसका किस किस क्षेत्र में इस्तेमाल हो सकता है, वो आसानी से लिख सकते थे आप। तो ये था जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा हड़बड़ी में आपको बताया सेक्शन 2 और सेक्शन 3, लेकिन कोई बात नहीं है। आगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में जाएंगे और एक एक क्वेश्चन को अलग अलग डील करेंगे तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और बात करेंगे मेंस के बारे में भी, और बात करेंगे पीटी के बारे में भी, और बात करेंगे, और साथ में करंट अफेयर्स मैंने बनाना शुरू कर दिया है पीटी के लिए और बाकी सब एग्जाम्स के लिए। तो आप जून का करंट अफेयर्स मैं दे भी चुका हूं, जो लोग पेमेंट किए हैं, और आप भी चाहे तो पेमेंट करके ले सकते हैं। 9525360283 मेरा नंबर है, आप आसानी से उसको प्राप्त कीजिए मुझसे और फिर अपना तैयारी कीजिए। पीटी का तैयारी हो या फिर मेंस का तैयारी हो या फिर कोई भी तैयारी हो, पीसीएस एडुकेयर हमेशा आपके साथ है। लगातार वीडियोज आते रहेंगे। अब थोड़ा सा दिक्कत हो गया था इसलिए वीडियो 4-5 दिन नहीं ला पाया था, लेकिन लगातार अब वीडियो आते रहेंगे। देव सर भी आएंगे जो कि आपको इकोनॉमिक्स और बाकी साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो उनका भी वीडियो आता रहेगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।